हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आज हम एनसीएफ 2005 के शिक्षा के लक्ष्य। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षा के लक्ष्य हैं वो क्या होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके सीटेट, टेट, एसटेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एनसीएफ 2005 के बारे में 2 वीडियो इससे पहले डाल चुके हैं। उनमें एनसीएफ के बारे में हमने जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो भी बताए हैं और मुख्य बिंदु बताए हैं। जैसे एनसीएफ 2005 के जनक कौन हैं, यानी अध्यक्ष कौन रहे हैं उसके, एनसीएफ 2005 कहाँ से लिया गया है, इस तरह के सारे अब तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं ये भी चर्चा की गई है। कैसे याद करेंगे, ट्रिक वगैरह बता चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के लक्ष्यों की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। हमने आपके लिए एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, अगर आप कोई वीडियो छूट जाता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आपके इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, साइकोलॉजी बाल विकास की वीडियो में जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में। अब बात करेंगे हम आज यहाँ पे, इससे पहले हमने आपको जो वीडियो दे दी हैं उसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में हमने आपको एक लिंक और प्रोवाइड कराया हुआ है जिसका नाम है ग्रुप की लिंक। यानी हमने आप लोगों के लिए ग्रुप भी बनाया हुआ है, जैसे कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, अगर आप वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। और दूसरा, वहाँ पर हम कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। चलिए तो बात करते हैं आज एनसीएफ 2005 के जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उनमें सबसे पहला लक्ष्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। मतलब उसको जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऐसा ना पढ़ाएं कि बच्चा कुछ जानता ही नहीं हो उसके बारे में, मतलब उसके आसपास के जो आस पड़ोस है उसके संबंध करके पढ़ाना है। ये एक लक्ष्य पहला। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए। मतलब बच्चे अगर अपने आसपास में जो कुछ भी है पूछ लेते हैं, क्या है तुम्हारे आसपास, घर के आसपास उसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए और उनको बताने का एक मौका देना चाहिए। उसे सुनना भी चाहिए ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसकी बात को तवज्जो महत्व दे रहे हैं। तो सबसे पहला ये लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य क्या है? शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान, यानी सेल्फ नॉलेज। अर्थात शिक्षा खुद को खोजने एवं खुद की सच्चाई को जानने की एक निरंतर प्रक्रिया बने। मतलब खुद को समझने, परखने और सच्चाई को जानने की एक निरंतर प्रक्रिया बने। इसके लिए बच्चों को विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात एनसीएफ 2005 में कही गई है। मतलब हम बच्चे को एक बहुत सारे अनुभव दें, अनुभवों का अवसर दें, अनुभव का अवसर प्रदान करेंगे तो बच्चा बहुत सारी प्रक्रियाएं करेगा जिससे कि सुगम होगा कि उसको जो सेल्फ नॉलेज है यानी आत्मज्ञान है उसकी वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट, तीसरा, इनको आप लिख लें तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। एनसीएफ 2005 का लक्ष्य अगला है। शिक्षा के तीसरे लक्ष्य के रूप में साध्य एवं साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई है। मतलब आपके जो साध्य और साधन हैं इसमें कहा गया है, साध्य और साधन क्या होता है? साध्य जो खुद तैयार कर रहा है और साधन जिसके द्वारा तैयार कर रहे हैं उसको साधन बोलते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं किताब के द्वारा, तो किताब हमारा साधन और हम साध्य हो गए। ठीक है, चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि मूल्य शिक्षा अलग से न होकर पूरी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम बच्चे के सामने सही उदाहरण पेश कर पाएंगे। अगला नेक्स्ट, अगला जो लक्ष्य है वो है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने एवं जीवन जीने के अन्य तरीकों को के प्रति सम्मान का भाव विकसित करने की बात करता है। जो एनसीएफ 2005 का जो अगला लक्ष्य है वो ये बात करता है कि जो सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें। मतलब बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और उनको बराबर एक समान मानना है। जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करने की बात करता है। मतलब वो अलग अलग तरीके से रहते हैं अपने में, तो भी उनको एक सम्मान देने के साथ साथ उनकी बात को सुनना है। अगला, व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकार करने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि हर बच्चे की क्षमताएं एवं कौशल भिन्न होते हैं, इन्हें विद्यालय में व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों से आता है और उसकी कुशलताएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए उन्हें जो शिक्षा के साथ साथ जो हम गतिविधियां कराते हैं उनमें उन्हें मौका देना चाहिए। कौन से कौशल हैं? जैसे संगीत में, कला में, नाट्य में, चित्रकला में, साहित्य में, किस्से कहानियाँ आदि, नृत्य एवं प्रकृति के प्रति अनुराग आदि, इस तरह की चीज़ों में उन्हें क्या देना चाहिए? एकदम अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे कि वो निखर कर आ सके सामने। चलिए अगला है ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्य एवं कलात्मक रचनात्मकता को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का एक हिस्सा माना गया है। समझ गए होंगे, यहाँ पर तर्क
वैज्ञानिक अन्वेषण के साथ साथ भावना साहित्य वाले पहलू को भी महत्व देने की बात कही गई है। समझ गए होंगे, यहाँ पर साहित्य और आपके जो भावना है, साहित्यात्मक भावना है, उनकी बात कही गई है इस लक्ष्य में। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें कहा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब जो शिक्षा है वो व्यक्ति को एकदम मुक्त करती है, इस रूप में देखना चाहिए, अन्यथा अब तक जो कुछ भी कहा गया है अर्थहीन हो जाएगा। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से के शोषण, अन्याय, गरीब, लिंग भेद, जाति तथा सांप्रदायिक सुझाव से मुक्त होना चाहिए, जो शिक्षण प्रक्रिया से हमारे बच्चों को वंचित करते हैं। मतलब उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आना चाहिए कि वो किस पृष्ठभूमि से आ रहा है, किस कास्ट का है ना, किसके लड़का है या लड़की है। मतलब इस तरह की जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं वो उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगला 8वां जो बिंदु है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल में पढ़ने पढ़ाने के लिए अच्छा माहौल, ठीक है, अच्छा माहौल बनाने की बात करता है। साथ ही साथ ऐसा माहौल बनाने में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, अर्थात शिक्षा स्वयं आगे न आकर बच्चों को नेतृत्व करने का अवसर दे। समझ गए? मतलब उसमें कक्षा में एक ऐसा माहौल तैयार करना है कि बच्चे तुरंत तैयार हो जाएं कि हमें इसका नेतृत्व करना है और हम उसके लिए अवसर दें उसे। ठीक है। अगला 9वां बिंदु है जो हमारा, वो ये है कि अपने देश के ऊपर गर्व करने की भावना विकसित करने की बात करता है, ताकि बच्चे देश से गहरा जुड़ाव महसूस कर सकें। इसके साथ ही कहा गया है कि बच्चे में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना भावना होनी चाहिए। ठीक है। संपूर्ण मानवता की महान उपलब्धियों के प्रति गौरव को पीछे न छोड़ दे। मतलब जो हम उपलब्धियों के बारे में बताएंगे बच्चों को कि किसने कैसी कैसी उपलब्धियां की हैं भारत देश के लिए, कौन शहीद हुआ है, कैसे शहीद हुए थे, अपना बलिदान क्यों दिया था, क्या सही था क्या गलत था, इस चीज़ के बारे में बताना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो एनसीएफ 2005 जो था वो सुधरा हुआ रूप था। मतलब किसी को हम संशोधन करके एक नया लेकर आते हैं, और वो कौन सा वो था इससे पहले जिसको हमने सुधारा था, यानी एनसीएफ 2005 जो था वो किसका सुधरा हुआ रूप है। तो इसको हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन नाम था, NCFSE 2000 का। यानी कभी पूछ लेता है एनसीएफ 2005 किसका सुधरा हुआ रूप था, तो था NCFSE 2005 का। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन इसका पूरा नाम था। एनसीएफ तो वही था, फॉर स्कूल एजुकेशन लिख देंगे एसई से, NCFSE, एनसीएफ तो था ही, NCFSE से बनाया NCF 2005। तो ये 2000 का सुधरा हुआ रूप था। किसने कहा था कि एनसीएफ को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था कि एनसीएफ को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए? तो वो था NPE 1986। NPE 1986 में कहा गया था कि जो एनसीएफ है उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया जाए। अगला, एनसीएफ के अनुसार बोर्ड एवं स्कूल के कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक यानी ऑप्शनल होनी चाहिए तथा इसमें गुणात्मक सुधार होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें एनसीएफ के अनुसार है, एनसीएफ ने कहा था कि बोर्ड एवं हाई स्कूल के कक्षा 10 की परीक्षा, यानी बोर्ड एवं स्कूल के कक्षा 10 की परीक्षा जो है वो वैकल्पिक हो, ऑप्शनल हो, ऐच्छिक हो, मतलब ऑप्शन के थ्रू होनी चाहिए, मतलब उसमें लिखा ना जाए, सिर्फ टिक वाली होनी चाहिए तथा इसमें गुणात्मक सुधार होने चाहिए। मतलब बहुत सारे सुधारों की जब जरूरत होती है तो हम उसको बोलते हैं गुणात्मक सुधार। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है MLL, जूम कर लेते हैं। MLL का पूरा नाम क्या है? तो इसका है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। कभी पूछ लेता है कि MLL की फुल फॉर्म क्या है? तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का निम्नतम स्तर। कभी कभी पूछते हैं ना, वो हिंदी में समझ आपने पढ़ा होगा, अधिगम का निम्नतम स्तर, तो इसी को बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL। अगला है एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाने का, देखिए एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो इसका है क्रिएशन ऑफ मल्टी लिंग्विस्ट, मतलब उसको बहुभाषी बनाना। जो इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य था, ये उद्देश्य था कि बालक को हमें बहुभाषी बनाना है। अगला, शिक्षण सहायक सामग्री काम करती है, किस रूप में काम करती है? तो ये सप्लीमेंट
का काम करती है, यानी पूरक का। यानी किसी चीज़ को हम जब कोई चीज़ अधूरी होती है, जैसे कि हम शिक्षा हमारी अधूरी है, लेकिन अगर हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी, यानी इसको पूरा करेगी। तो इसलिए सप्लीमेंट के रूप में काम करती है, पूरक के रूप में काम करती है शिक्षण सहायक सामग्री। अगला है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ के किस सिद्धांत निबंध से होता है? तो इनका एक नाम सिद्धांत था जिसका नाम था सभ्यता एवं प्रगति। यानी जो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ के किस सिद्धांत से हुआ है या निबंध से हुआ है, ये पूछा जाता है, तो इसको कहेंगे हम सभ्यता एवं प्रगति। अगला एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सुविधादाता की भूमिका में होता है? मतलब एनसीएफ 2005 में सुविधादाता मतलब जो सुविधा देता है, बालक को पढ़ाने की सुविधा कौन देता है? शिक्षक देता है, यानी अध्यापक होता है सुविधादाता की भूमिका में एनसीएफ 2005 के अनुसार। दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स से ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर दे देंगे। चलिए तो दोस्तों अब मिलते हैं आपके साथ इसके लास्ट पार्ट में, अगले पार्ट में। थैंक यू।